आज अपन कानूनों के निर्वचन या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में जो प्रिंसिपल्स के बारे में देख रहे थे, उनमें गोल्डन रूल या स्वर्णिम नियम के बारे में बात करेंगे। स्वर्णिम नियम वैसे जो हमारा व्याकरणीय निर्वचन के सिद्धांत का ही एक मॉडिफाइड है या रूपांतरण है। इसमें है कि सामान्यतः न्यायालय विधायिका का आशय कानून में उसके द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों के प्राकृतिक अभिप्राय के आधार पर ही ज्ञात करेगा। मतलब जो जैसा विधायिका ने कानून की भाषा या शब्द दिए हैं, उन्हीं को नेचुरल या जो प्रकृति के रूप में अभिप्राय है कि भाई वो वैसे के वैसे शब्दों का प्रयोग करेगा। परंतु ऐसा करने में यदि किसी प्रकार से कोई निरर्थकता हो या असंगति हो या असुविधा हो, कष्ट हो, अन्याय हो, मतलब कोई निरर्थकता, असंगति, असुविधा, कष्ट अथवा अन्याय अथवा अस्पष्टता होती है, तो ये अभिप्राय को केवल इतना ही रूपांतरित कर दिया जाएगा जिससे कि इस परिणाम को रोका जा सके। इस परिणाम कौन से परिणाम को? जिसमें निरर्थकता, असंगति और असुविधा और कष्ट हो या फिर ये कहें कि अन्याय हो, उसको रोका जा सके। यह नियम सारी समस्याओं का समाधान करता है, क्योंकि जब आपने किसी में निरर्थकता हटा दी है, असंगति हटा दी, असुविधा, कष्ट, अन्याय को हटा दिया है या स्पष्टता को हटा दिया है, तो इसका मतलब यह है कि यह नियम सारी समस्याओं का समाधान करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? गोल्डन रूल या स्वर्णिम नियम, क्योंकि ये सोने की तरह ये खरा हो गया है। मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं रही, और स्वर्णिम नियम इसीलिए इसको कहा गया है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ निरर्थकता, असंगति, असुविधा वगैरह या अस्पष्टता को हटा दिया जाता है, उसको दूर कर दिया जाए, तो इसमें सोने की तरह ये निखार आ जाता है, ऐसा माना गया है। इसलिए इस नियम को गोल्डन रूल या स्वर्णिम नियम का नाम दिया गया। यदि शाब्दिक निर्वचन में कुछ ऐसे परिणाम सम्मिलित हों जो कि विधायिका के आशय से परे हों, तो न्यायालय ऐसा निर्वचन नहीं करतेगा। न्यायालय में वही बात है जो पहले आपसे बात हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बात है। न्यायालय अविवेकी, असुविधाजनक, असंगत परिणाम बचाने का प्रयास करेगा। मतलब किसी भी अविवेकी नहीं होना चाहिए। न्यायालय ऐसा प्रयास करता है कि अविवेकी, असुविधा या असंगत जैसे जो कि रिजल्ट्स निकलने हों, उनको से बचाना का प्रयास करता है। न्यायालय का यह भी कर्तव्य है कि सभी रिष्टियों को समाप्त करना जो कि विधान के उद्देश्य को दबाकर अर्थान्वयन करती हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यायालय ये देखता है कि किसी प्रकार से भी मतलब रिष्टि को अग्रसर नहीं किया जाए, ऐसा इसमें न्यायपालिका द्वारा कहा गया है। इसमें एक मामला है जो कि तीर्थ सिंह वर्सेज बचितर सिंह, जिसमें पेज मतलब ये है AIR 1955 और सुप्रीम कोर्ट, और पेज हैं 850 पेज नंबर है। इसमें ये था कि अभिलाषी ने ये तर्क दिया कि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की जो धारा है 99, मतलब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 99 का खंड 1 के अंतर्गत अधिकरण के
लिए ये आवश्यक है कि वह उन सभी व्यक्तियों के नाम अभिलिखित करे जिन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया, और इसमें वे व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जो याचिका के पक्षकार अथवा अपक्षकार, मतलब याचिका जिन्होंने पेश की है वो भी और जिनके खिलाफ याचिका पेश की है वो भी। इस धारा के परंतु के अनुसार उन सभी व्यक्तियों को जिनके नाम धारा 99 के खंड 1A और उसके सब क्लोज 2 के अंतर्गत उल्लेखित है, नोटिस दिया जाना चाहिए। मतलब पक्षकार और अपक्षकार दोनों को नोटिस दिया जाना चाहिए, ये बात कही। और अपीलार्थी का ये कहना था कि चूंकि वह याचिका में पक्षकार है तो उसे भी नोटिस दिया जाना चाहिए। भाई जिन्होंने याचिका लगाई है कि वह हमें भी, मेरे को भी नोटिस दिया जाना चाहिए था। जब मैंने याचिका लगाई है तो मैं भी इसमें पक्षकार हूँ और इसलिए मेरे को भी नोटिस दिया जाना चाहिए था। भाई अपक्षकार को तो देना ही है, तो मुझे भी दिया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क को नहीं माना और ये कहा कि ये बात निरर्थक है और बेतुकी है। ये कहा कि परंतु खंड उसमें जो बी है के द्वारा देखते हैं कि केवल याचिका में अपक्षकार को ही नोटिस दिया जाना आवश्यक है, पक्षकार को या जिन्होंने याचिका पेश की है उसको नोटिस दिया जाना उचित नहीं माना, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में अभी निर्धारित किया है। अगला वाद है एम पटैया बनाम वीरामल्लप्पा, AIR 1961, सुप्रीम कोर्ट और पेज 1105। इसमें है कि हैदराबाद नगर पालिका तथा नगर समिति अधिनियम 1951 का सदस्य कोई निर्वाचित हो गया और इस अधिनियम को हैदराबाद जिला नगर पालिका अधिनियम 1956 के द्वारा, जो 1951 का अधिनियम था उसको 1956 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 1956 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि समिति 1951 के अधिनियम के अंतर्गत गठित की गई थी वह तब तक बनी रहेगी जब तक कि 1956 के अधिनियम के अंतर्गत गठित समिति की पहली बैठक नहीं बुला ली गई हो। तो मतलब 1951 की जो गठित समिति है वो अपना काम करती रहेगी जब तक कि 1956 की समिति गठित हो जाए, और गठित होने के बाद में जब उसकी प्रथम बैठक होगी तब तक वो कार्य करती रहे। 1956 के अधिनियम के अनुसार समिति की अधिकतम अवधि थी और कार्य करती रही। यहाँ क्या हुआ कि अपीलार्थी ने एक को वारंटों की रिट के लिए प्रार्थना की है कि आप किस अधिकार के तहत कार्य कर रहे हो, क्योंकि उनका जो कार्य समय था वो पूर्ण हो गया था और अब को वारंटों की रिट जारी की लिए आवेदन किया गया और ये कहा गया कि आप किस अधिकार के तहत अपने इस पद के ऊपर बैठे हुए हो। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी निर्धारित करते हुए कहा कि अब यदि कहीं पर भी दो अर्थ निकलते हों जिनमें से एक सीमित हो और जिसमें विधान का उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है तो वह अस्वीकार होने योग्य होता है। निर्वचन ऐसा होना चाहिए जिससे कि निरर्थकता और जो बेतुकापन है वो समाप्त किया जा सके। इस मामले में 1956 के अधिनियम के अनुसार 1951 के अधिनियम के अंतर्गत गठित समिति कार्य करती रहेगी तब तक कि 1956 के अधिनियम के अंतर्गत चुनाव न हो जाए और उस चुने हुए व्यक्तियों द्वारा फर्स्ट जो उनकी जो सीटिंग या बैठक नहीं हो, ऐसा विनिर्धारित करना विवेकपूर्ण है। और कि 1951 के अधिनियम के अंतर्गत समिति की अधिकतम अवधि भी नए अधिनियम के अंतर्गत बनी रहनी चाहिए। अतः यदि नए अधिनियम के अंतर्गत चुनाव नहीं हो सके तो पुराने समिति का कार्यकाल 3 वर्ष बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसके लिए ये था कि
मतलब ये मतलब को वारंटों की रिट न्यायालय द्वारा जारी की गई और कहा कि भाई अब आपका कार्यकाल समाप्त हो गया।